1-to-1 स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की एक मशहूर सोशल वर्कर मिसेज रज़िया अशरफ चश्मावाला। हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने अपना कीमती शेड्यूल से वक्त निकालकर हमें बातचीत करने का मौका दिया। हम अपने चैनल की तरफ से उनके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, दर्शकों, रज़िया अशरफ चश्मावाला वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की महिला विंग की चेयरपर्सन है और सोशल वर्क कर रही हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह का सोशल वर्क करती हैं। आपका स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन इन चैप्टर जो है वो किस तरह से काम करती हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ये इंटरनेशनल अम्ब्रेला है जिसके तहत 7 चैप्टर आते हैं वर्ल्ड के। श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, यूएसए, यूएई, ये सब ये सारे वर्ल्ड के मेमन जो क्रीम ऑफ सोसाइटी जैसा हम कहेंगे वो अंडर वन अम्ब्रेला एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए जी। और इन लोगों का मकसद है कि मेमन कौम की जैसा अपलिफ्ट करना, मेमन कौम एज अ होल, चाहे वो लेडीज़ विंग में हो या यूथ में हो या जनरल कोई भी हो। उन लोग का मकसद ये है कि मेमन कौम को किसी भी तरह अपलिफ्ट इस तरह करना कि आज जो लेने वाले हाथ है वो देने वाले बन जाए। ये उन लोग का मेन मकसद है। इस तरीके से इन लोगों ने सोचा और एक प्लेटफॉर्म पर ये लोग इकट्ठे हुए सारे। आप महिलाओं में काम करती हैं खासतौर से? मैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन में लेडीज़ विंग की इंडिया चैप्टर की डिप्टी चेयरपर्सन जी। आप महिलाओं में काम करती हैं, तो आप महिलाओं की किस तरह की समस्याएं आप देखती हैं और आप किस तरह से उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करती हैं? महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है, सबको कुछ न कुछ प्रॉब्लम, किसी को अपने शोहर से, किसी को अपने बाप से, किसी को अपने बेटे से, किसी को अपने भाई से। ये प्रॉब्लम्स लेकर हमारे पास आती है जी। या फिर दूसरा प्रॉब्लम तलाक का जी। या तीसरा प्रॉब्लम बेवा होती है उनका जी। या फिर यतीम बच्ची होती है उसके प्रॉब्लम, कोई के एजुकेशन के प्रॉब्लम, कोई के मेडिकल के प्रॉब्लम, कोई के हाउसिंग के प्रॉब्लम, कोई के बिजनेस के लिए प्रॉब्लम। ये सारे प्रॉब्लम लेके हमारे पास आते हैं जी। तो आप उनको हल कैसे करते हैं? जैसे किसी के तलाक का मसला आ गया या और घरेलू कुछ झगड़े हैं, उसको आप कैसे हल करते हैं? मैं मेरे जीरो चलाती हूँ 23 साल से जी। यहाँ मैं काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट होती हूँ और इन लोग की मेंटालिटी में बखूबी समझ गई हूँ जी। साइकोलॉजिकली 23 साल हो गए मेरे को मेरे जीरो चलाते हुए, तो मैं इन लोग की बराबर समझती हूँ अभी लोग जी। तो मुझे बहुत ईजी पड़ता है इन लोगों को काउंसलिंग करना। बड़ी छोटी छोटी बातों में आते हैं, जैसा कि ऐसा मसला हो जाता है कि तलाक तक पहुँच जाती है बात जी। तो इस तरीके से फिर मैं शोहर को भी और कभी इनकी बीवी को भी समझाती हूँ जी। हमेशा बीवियाँ कहती है कि मेरे शोहर को तो मुझमें कमियाँ ही कमियाँ नज़र आती हैं जी। तो मैं इनको अपने हदीस से समझाती हूँ कि जैसे एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे जी। उनके पास 2 घड़े थे जी। अभी एक घड़े में सुराख था और एक घड़ा साबुत था जी। अभी वो रोज दोनों घड़े में पानी भर के कुएं से घर तक आते थे। तो जो घड़े में सुराख था उसमें से आधा पानी गिर जाता था और जो साबुत था उसका पूरा पानी रहता था। अभी जो घड़े में आधा पानी रहता वो बेचारा बड़ा मायूस होता था कि इतना बड़े बुजुर्ग है, इबादत गुदा है कि मैं खिदमत नहीं कर सकता हूँ, तो बड़ा मायूस रहता था। तो ये बड़े बुजुर्ग थे तो समझते थे बातों को, तो एक बार उससे कहते हैं कि तू तेरा दिल छोटा न कर, तुझमें सुराख है यानी तेरे में कमी है, लेकिन तू रास्ता देख, ये 2 रास्ते देख जहाँ ये अपने दोनों कंधों पर ले आते थे उनको घड़ों को। मतलब जिस रास्ते से साबुत घड़ा है वो ऐसा ही पथरीला रास्ता है, लेकिन तुझमें सुराख है जिसमें से पानी गिरता, देखो पूरी फूल की क्यारियां बन गई है। ये रास्ता कितना खूबसूरत है, बागीचा बन गया है। तो ऐसा में इन लोगों को कहते हैं कि कमियों में कुछ खूबियाँ ढूंढो। अल्लाह ताला ने हर एक कमी में, कुरान में अपने से कहा गया है कि मैंने जिस औरत में कमी रखी उसमें कोई खूबी है, मेरे भेद मैं ही जानता हूँ। तो उसमें आप कमी में खूबियाँ ढूंढो। जिस तरह देखो घड़े में कमी थी लेकिन इसकी खूबी इससे बागीचा बन गया, और जिसमें नहीं थी, कमियां नहीं थी, उसका देखो इतना पथरीला रास्ता है। तो इस तरीके से काउंसलिंग करके मैं
तलाक के कितने मसलों को हल कर चुकी हूँ अभी तक, कितने तलाक बच चुके हैं जी। तो ऐसा चलता है। जी जी, अल्लाह ताला इसका अजर भी आपको देगा इंशाल्लाह। और ये तो बात हुई सामाजिक मसलों की, उसके साथ साथ जो आर्थिक मदद होती है, पैसों की मदद, वो कैसे करते हैं आप? हम लोग अभी मैं जब भी भिवंडी गई थी उसके बाद 7 वहाँ विलेज हैं जी, बिल्कुल बॉम्बे को अड़कर, लेकिन आज तक पता ही नहीं चला था वो कुडूस, पेल्लार, सिवला, मैनोर, ये सारे 7 ऐसे विलेज थे कि जिसमें किसी को पता ही नहीं थे, गुस्ल के मसले नहीं पता थे, वजू क्या है, नमाज क्या है, हाथ कैसे, मेरे को मुस्लिम तरीके कोई भी सुन्नतें पता नहीं जी। बिल्कुल अपने पैर पड़ते थे, जैसे महाराष्ट्रियन जैसे होते ऐसा करके कल्चर बिल्कुल नहीं था। इधर हम लोग ने रेवोल्यूशन लाया एक तरीके से, साहब बिच्छू में बेचारे ऐसे जानवर के जैसे रहते थे जी। मैं तो 2 दिन तो वहाँ पर सो गई थी, उन लोगों के पास आ नहीं सकती, इतना काफी दूर था जैसा वहाँ से आने के लिए। वहाँ मैंने औरतों से इंटरेक्ट किया, पता चला जी। आदमी सब दारू पीते थे, जुगाड़ खेलते थे वगैरह, और मेमन थे सभी गुजरात से वहाँ से आए थे जब राइट्स हो गए थे तभी वहाँ पर। तो औरतें बेचारी ऐसा है मार पीट चलती करती थी, और फिर पैसे बच्चों को तो खिलाना तो बच्चों के तो पेट तो लगा हुआ है, तो ये प्राइवेट लेंडरों से पैसे लेती थी। अब ये प्राइवेट लेंडर इन लोग को इससे तंग करते थे, ब्याज के दर इतने ऊंचे थे 15%, 20%। अगर ये नहीं दे सकती थी तो नौजुबिल्ला ये औरतों को जैसा जवान बच्चियों को अगर लेकर जाते थे, ऐसा बहुत खराब हालत मैंने देखी इन लोग की। मैं वहाँ पर सो गई इन लोग के झोपड़े में, आई नहीं, मेरा इतना दिल हो गया। फिर मैंने सोचा कि इन लोग के इंटरेस्ट को अपने ख़त्म करना, पहले इन लोग को। फिर हम लोग ने इन लोग से हम लोग को WMO से भी हेल्प जैसा मिलती थी, ऑल इंडिया में जमात फेडरेशन से भी हम लोग को जैसा था सपोर्ट था जी। और मेरे खुद के प्राइवेट भी जैसा वो थे सोर्सेज थे। हम लोग ने पहले इन लोग के इंटरेस्ट को ख़त्म किया, प्राइवेट लेंडरों से इन लोग को छुड़ाया जी। इसके बाद हम लोग ने बच्चों को अच्छी स्कूल में डाला, फिर थोड़ा इन लोगों को बिजनेस के लिए पैसे दिए, औरतों को, आदमी नहीं करते तो औरतों को दिए कि तुम कुछ करो। अभी 2 पैसे घर में आने लगे, बच्चे पढ़ने लगे, तो इन लोग का भी दिल खुल गया, अच्छा होने लगा। फिर हम लोग ने इन लोग के घर को रिपेयरिंग पे वो कर दिए, फिर इन लोग को हम लोग ने मदरसा वहाँ पर डाल दिए, बच्चे लोग दीनी तालीम लेने लगे, अंग्रेजी स्कूलों में डाले, वहाँ चलने लगे। ऐसा माशाल्लाह ये विलेज अपलिफ्ट होने लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग वहाँ जाते तो माशाल्लाह अगर हम वहाँ खड़े जाना इलेक्शन में तो इलेक्शन क्या करता ऐसा हो गया जी। हाँ, इलेक्शन कुर्सियों की जीतने के लिए होता है, आप तो लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये काफ़ी हम लोगों ने वहाँ ऐसा काम किए। फिर इन लोगों को काफ़ी यहाँ से हम लोगों ने सब आलिमाओं को भेजे, इन लोग को थोड़ा माशाल्लाह। इलेक्शन की आपने बात की, तो जब आप इतना सोशल वर्क करते हैं तो हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों की नज़र में भी आप रहते हैं, तो क्या आपको कभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोई दावत मिलती है? काफ़ी हम लोग, लेकिन हम लोग उसमें नहीं जाना चाहते, दूर रहना चाहते हैं। डर्टी गेम होती है, और फिर बाद में आखिर में हमने को पछताना है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे, ये जरूर ये एडमिनिस्ट्रेटर में जाए, पॉलिटिक्स में जाए जी जी। क्योंकि पॉलिसी मेकिंग जो होती है, आज ऐसा जमाना है कि अपने बच्चों को इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम्स देने चाहिए जी जी। और एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए, पॉलिसी मेकर बनना चाहिए। ऐसा कोई मुझे ऐसा एहसास होता है कि अभी मुझे ऐसा होता है कि 25 साल पहला मैं अगर चले जाती तो अच्छा होता थोड़ा बहुत, क्योंकि इन लोगों के पास पावर ऐसा है कि आप अपने समझ नहीं सकते कितना जबरदस्त ये कुर्सी का पावर होता है। ये आज मैं समझती हूँ इन लोगों का देखकर, जो बात आप सोच रही हैं, माइनॉरिटी की क्वेश्चन आती है तभी बहुत मुझे पछतावा होता है। अगर 25 साल पहले मैं चले जाती आज थोड़े बहुत कायदे चेंज कर सकते हैं। नहीं, अगर कोई ऐसे लोग आपको मिलते हैं कि जो इस तरह सिविल सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं फ्यूचर में, तो आप जिस तरह से बहनों ही थे जब्बार डांग वाला जो मध्य प्रदेश के कलेक्टर थे जी जी। हाँ, तो जो ऐसे बहुत से ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, तो भविष्य में हो सकता है कि आप उनसे जुड़ें। और ये जो मैं जुड़ी ना, मैं यूसुफ अबरानी के सेवा में थी जी जी, डायरेक्टर थी। हाँ, सेवा की बात की आपने, सेवा क्या है? ये सोशल सर्विस लोग करते थे जी जी। तो ये भी एजुकेशन में ही काम करते थे, एजुकेशन के उसमें जी। तो उसमें मैंने काफ़ी जैसा किया, लेकिन ये सारे ये मिनिस्टर लोग के पॉलिटिकल नेता वगैरह थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा मैं हट जाऊँ, क्योंकि तो जमात की तरफ से कोई एजुकेशन उसमें काम करते हैं?
मेमन वेलफेयर करते हैं। फिर हमारी WMO करती है, जैसे मैंने आपको हामिद नाथानी से मिलाई है, WMO के तहत ही ये लोग काम करते हैं ना। तो वो लोग इंडिया में पैसे जाते हैं। और मैं 2 साल में WMO में एजुकेशन टीम में थी। जी जी। मेरे अंडर थी टीम। बल्कि ऐसा समझो कि WMO का एजुकेशन का फॉर्मेट मेरे घर में ही मैंने तैयार की थी फॉर्म। हमारे यहाँ से एजुकेशन के फॉर्म गए थे, चालू हुए थे। तो मसला उस टाइम पे तो ऐसा था कि हम लोग नाश्ते, जो माँ बाप काम नहीं करते थे, बच्चों को नहीं बेचते थे, उन लोग को हम लोग ने समझा एक एक घर पर मैं गई, मुमरा में, कौसा में, मलौनी में, गवंडी में, भिवंडी में, जहाँ जहाँ भी गरीब जैसा था। क्योंकि आपको रेवोल्यूशन अगर लाना है माइनॉरिटी में, तो आपको स्लम एरिया से करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ काफ़ी बच्चे वहाँ पर ज़्यादा है। मिडिल क्लास में लोग तो 1 बच्चा 2 बच्चे हो गए बस, ज़्यादा। इन लोगों के पास 8-8, 10-10 बच्चे। ये बच्चों को अगर तुम ऊपर नहीं लाए तो आप रेवोल्यूशन ला ही नहीं सकते हो। आपको ग्रास रूट वर्कर बनना पड़ेगा, तभी रेवोल्यूशन। हम लोग में ग्रास रूट वर्कर बने बिल्कुल पहले से, एक एक घर में, एक एक झुपड़ों में। मुझे गरीब लोग ज़्यादा जानते हैं अमीरों से। तो इस तरीके से हम लोग ने एक एक बच्चों को निकाले। जैसा देखो अभी उर्दू और मराठी में ज़्यादा पढ़ते थे, कि मराठी तो फिर अभी अच्छा ही है जैसा उसका हो, लेकिन उर्दू में ज़्यादा फिर आगे जाकर इन लोगों को काफ़ी मुश्किल। हम लोग इन लोग को अंग्रेजी ये स्कूलों में डाले, वहाँ से निकाल के इन लोगों के डोनेशन करे, इन लोगों की फीस वगैरह करे। फिर जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए थे, इन लोगों के देखो ईच एंड एवरी फील्ड नीड्स स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कोर्सेज के अमाउंट काफ़ी बड़े डोनेशन। इसके लिए बच्चे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, क्योंकि लोगों को पसंद की फील्ड में जाने को नहीं मिलता था। बिकॉज ऑफ दिस, अगर तुम्हारे पास डिग्री है कोई भी, लेकिन कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं है, आपके लिए वो बेकार हो जाती थी। अभी ऐसा निकला है टाइम। हाँ, एक्सपर्ट्स का दौर है, हर फील्ड का एक्सपर्ट चाहिए। यू हैव टू हैव एक्स्ट्रा कटिंग एज ओवर अदर्स। इसका मतलब ये स्पेशलाइजर फील्ड का मतलब है यू हैव टू हैव द एक्स्ट्रा कटिंग एज ओवर द अदर्स। इसका मतलब है अगर तुम स्पेशलाइजेशन को आपके सर्टिफिकेट के ऊपर उसका वो नहीं है, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज की सर्टिफिकेट, तो आपकी बेकार हो जाती है। जैसे समझो आपने BSc किया, अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का डिप्लोमा का कोर्स उसके ऊपर पढ़ा हुआ है, तो आपको बहुत काफ़ी, अब 20,000 25,000 के उसमें। आज देखो वाइट कॉलर लड़के लोग कई सब 20-25 साल में करोड़पति बन रहे हैं, बराबर ना। अब IIT से तुम निकलो इधर पवई के नहीं, इधर से अहमदाबाद के नहीं से, वे मल्टीनेशनल कंपनियां खड़ी है, कितना कैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैलरी देती है, कितनी जल्दी। हमें एजुकेशन का हम लोगों ने इम्पोर्टेंस सिखाया इन लोगों बच्चों को। WMO को आप IAS IPS के कोर्सेज आने की कोई एडवाइस देंगे आप? मैंने तो बहुत, अभी मैं सबको यही एडवाइस देती, इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जाम्स में जाओ, IPS बनो, IAS बनो, पॉलिटिक्स में जाओ। मैं बोली पहला हम लोग बहुत उससे दूर रहते, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि बच्चे लोग पॉलिटिक्स में रखें। माइनॉरिटी का ऐसा है कि पॉलिसी मेकिंग जो डिसीजन लेते हैं उसमें आपको ज़रूर जाना चाहिए माइनॉरिटी को। मैं बहुत चाहती हूँ कि हमारे बच्चे ये इसमें जाए, सिविल सर्विस एग्जाम। देखो कश्मीर के बच्चे लोग भी दे रहे हैं। मैं कश्मीर तक गई थी, यहाँ बारामूला में मैं पूंछ तक गई थी, बॉर्डर तक मैं 12 दिन वहाँ थी। मिलिटेंट में लोग में सब में मैं 12 दिन रही थी। औरतों की ऐसी हालत थी, मैं आपको क्या कहूँ। आदमी तो छूट जाए, लेकिन औरतें अपने बच्चों के साथ इतना खतरनाक आलम मैंने वहाँ देखा है। इतनी औरतें, लोगों को पता नहीं चलता था कि हाफ विडो थी लोग बेचारी। अभी देखो माशाल्लाह वहाँ भी कितना अच्छे से अभी एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखो जब बच्चे लोग, जब ये अपनी गुड जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बच्चों को, और बच्चे लोग को गुड जॉब अपॉर्चुनिटी अपने पसंद की फील्ड नहीं मिलती, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अभी लोग ये फ्रस्ट्रेशन इन लोगों को डिप्रेशन में डालता है, और ये डिप्रेशन इन लोग की जो पॉजिटिव एनर्जी उसको नेगेटिव में बदलता है, और नेगेटिव एनर्जी इन लोग को डिस्ट्रक्टिव वे में ले जाती है। इससे क्या होता है, बच्चे लोग अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट, कभी कभी तो टेररिस्ट, गलत हाथों में पड़ जाते हैं, गलत राहों पे चले जाते हैं। इस वक्त हम लोग काउंसलिंग करते हैं लोग। इस वक्त माँ बाप का रोल बहुत अहम होता है कि इन लोगों को काउंसलिंग कर जाएं, इन लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालें, गलत राहों में जाने। और सबसे अहम बात ये होती है कि अगर आप बच्चों को दीनी तालीम पर भी, दुनिया के साथ दीनी तालीम दो, तरबियत करो, तो ये तारीख गवाह है कि अगर दीनी तालीम में तुम्हारे बच्चे की तरबियत हुई तो आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। ये बच्चा कभी रास्ता नहीं भटकेगा, कभी गलत हाथों में नहीं पड़ेगा। जी, आपने तरबियत की बात की, तालीम और तरबियत की बात की, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो शख्सियत है उसके पीछे भी एक तरबियत का बड़ा रोल होता है। तो आप की तरबियत किन हाथों में हुई जो आज आप अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे हैं दुनिया में? मेरे अब्बा भी बड़े सोशल वर्कर थे, और काफ़ी हमारे
मम्मी के यहाँ भी मायके में भी मेरे काफ़ी नमाजी सलाती हुए, मतलब हाईली एजुकेटेड थे सारे के सारे। हम लोग ग्रेजुएट तो कहते थे कि ग्रेजुएट हुआ तो क्या हो, उसके आगे जो पढ़ते वही एजुकेशन होता है। लेकिन जब मैं ससुराल में आई बिल्कुल ऑपोजिट में बिल्कुल कंजर्वेटिव थे लोग तभी। तो लेकिन फिर भी मैंने यहाँ भी बहुत कोशिश की कि मेरे नंदों के बच्चे वगैरह सब भी हो जाए, लेकिन अभी माशाल्लाह अभी काफ़ी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हमारे मेमन बच्चे काफ़ी पढ़ रहे हैं, ऐसा हमारी मेहनत रंग ला चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इसका फ्रूट मिल रहा है अभी, काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये तो बात हुई। औरतें तो हम लोग, मैं गवंडी में जाती थी, आपको सुनने जैसा है। जब मैं गवंडी गई तो वहाँ की औरतों ने मुझसे कहा कि हमें भले एक बार हम भूखे रहेंगे लेकिन हमें बच्चों को पढ़ाओ। मैंने कहा मैं तो अभी आई हूँ, अभी मैं फी दूंगी आपकी, लेकिन पहले क्या करते थे। इन लोगों ने मुझे अपनी पासबुक बताई, इन्होंने कहा महीने की पहली तारीख को हम लोग जाते हैं ब्लड डोनेट करते हैं, उस पैसे से हम फी भरते हैं। ये इसके अलावा भी हेल्थ में आप काम करती हैं, जो कैंसर एड का जो सोसाइटी रिसर्च फाउंडेशन का, उसके साथ मिलके भी कैंसर का ही नहीं है, हम लोग मेडिकल में यानी कोई भी जात की बीमारी है, कोई भी बीमारी हो, मेडिकल को हेल्प की जरूरत है तो अगर ऑपरेशन है तो हम लोग डायरेक्ट चेक भेज देते हैं वहाँ पर अस्पताल में। इसमें मुझे सादिक भाई करके है इंटरनेट की चुनने का काफ़ी बड़ा वो बिजनेस है सादिक भाई, ये काफ़ी मुझे हेल्प करते हैं। माहिम पर है उनका, उनके वाइफ का इंतकाल हो गया कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से। उस दिन से इन्होंने अहद किया कि जैसा कोई भी ऐसा कैंसर का पेशेंट तो वो हेल्प करेंगे। तो जब भी ऐसा कुछ होता है हम लोग उनकी हेल्प तुरंत भेज देते हैं पैसे। यहाँ पे मुंबई में सुनील दत्त का कोई हॉस्पिटल है कैंसर, और उसके साथ साथ हम लोग ज़्यादातर टाटा के उसके साथ, क्योंकि इसमें पाकिस्तान से जो है इमरान खान का भी कोई शायद हॉस्पिटल है, मैंने सुना हूँ कि शायद उनकी भी मदर की डेथ जो है वो कैंसर से हुई थी, उन्होंने भी इस फील्ड में काम किया है। कैंसर अपने यहाँ ये अच्छा चल रही है जी, टाटा का तो काफ़ी चल रहा है। वहाँ पर हमारे पहचान के डॉक्टर वगैरह है, तो लोग थोड़ा कंसेशन भी कर देते हैं, हम लोग बोलते हैं तो कंसेशन हो जाता है थोड़ा पेशेंट्स लोग को। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो आपका होनहार बेटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ये मैं जब मैरिज ब्यूरो में पेरेंट्स लोग से मिलती हूँ, सबको शिकायत होती, अगर लड़की लंबी है तो शिकायत, तो कद में छोटी है तो शिकायत, बहुत खूबसूरत है तो शिकायत, खूबसूरत नहीं तो शिकायत। बस कहते थे रजिया मैम इसको तो कुछ ढंग ही नहीं है कपड़े पहनने का, इसको तो बातचीत का नहीं है ढंग, इसको तो उठने बैठने का ढंग नहीं है, इसको तो कुछ बाल वगैरह का आता नहीं है, इसको तो कोई फैशन की समझ नहीं है। काफ़ी नुक्स निकाल देते, हर चीज़ में नुक्स। ये तो नौकरी करती है तो नुक्स, नहीं करती है तो नुक्स, सब में नुक्स। फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग परफेक्ट कैसा बनाए ये लड़की, कोई इसमें नुक्स ही ना हो। हम लोग ने होनहार बेटी का कोर्स चालू, इसमें हम लोग सारे कोर्सेज 2 महीने में इकट्ठे सारे कोर्सेज सिखा देते हैं लोग लड़कियों को, एकदम परफेक्ट हाउसवाइफ, ब्यूटी का, कुकिंग का, इमिटेशन ज्वेलरी मेकिंग का, सिलाई का, कंप्यूटर का। इतना ही नहीं, हम लोग इन लोगों को पुलिस चौकी भी लेके जाते हैं, कभी कुछ होता है किस तरह से अपने हम उधर कंप्लेन कर सकते हैं, वकील के पास ले जाते किस तरह उसके आप वकील की हेल्प ले सकते हो कोई उसमें हुआ तो, हर चीज़ के। अभी तो हम लोग कराटे भी सिखा रहे हैं कि डिफेंस कैसा करते हैं, सेल्फ डिफेंस। फिर ब्यूटी का कोर्स सिखाते हैं, यानी वहाँ से निकल के वो लड़की परफेक्ट हाउसवाइफ। आज माशाल्लाह हमारे यहाँ मैरिज ब्यूरो में आते तो मुझे ये कहते हैं इन लोग कि रजिया माँ हमें दहेज नहीं चाहिए, होनहार बेटी तो ये कितनी बड़ी बात हो गई है, बहुत ही अच्छी बात हो गई है जी। महिलाओं की जहाँ बात चलती है देश में, तो आप देखते हैं कि महिलाओं से जुड़े हुए क्राइम इस देश में बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो आप क्या समझती है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? औरंगाबाद में जो हमारी लेडीज टीम है, इन लोगों ने काफी बैनर्स वगैरह बनाकर स्ट्रीट पे लोगों ने निकाला था मोर्चा जी कि लोगों को हैंग करो, इसको ऐसा करो जी, ये लोगों को करत जैसा जाहिर में ये लोग को फांसी दो ताकि दूसरों को सबक बैठे। जी। देखो ये तो ऐसी चीज है कि पुलिस भी आप कितना भी कहेंगे तो वो नहीं कर सके जब तक कि इंसान की मेंटालिटी को आप नहीं चेंज कर। जी, इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ औरतों को कि आपके शोहर, आपके बाप, आपके भाई ये सब बड़े हो चुके हैं, इनकी सोच नहीं बदली। आपके हाथ में जो इसकी सोच बदला, आपको लड़का पैदा हुआ उससे 10 साल तक ये आपका मोहताज होता है, बाप माँ का मोहताज, इसका ब्रेन वॉश करो, इसको ठास ठास के इसके दिमाग में भरो कि तू बड़ा होएगा तो तेरे को तेरी माँ
तेरी बीवी, तेरी बेटी और तेरी बहन, ये 4 औरतें हैं तो बेचारी मजलूम होती है। इसको अगर ये लड़का बड़ा होकर संभाल लेता है, अपनी माँ को, बीवी को, बेटी को, बहन को, बराबर, एक लड़का एक फैमिली 4 को संभाल लिया बड़ा होकर, जब इसका ब्रेन वॉश हो चुका है। देखो ये 10 साल तक माँ का मोहताज, 20 साल में अपनी बीवी का मोहताज, वो भी औरत, 30 साल में अपनी बेटी का, 40 साल में अपनी बहू का, मरने तक एक आदमी औरत का मोहताज। तो खोट किस में है? मैं औरतों के हो तो खोट तुम्हारी तरबियत में। तुम इसको पकड़ो बराबर, इसका ब्रेन वॉश करो। ये 40 साल तक तुम्हारे हाथ में रहता है ये आदमी, फिर ये कैसा करके खराब हो सकता है? इसको बचपन से इसके दिमाग में ठास के बड़ोगे, तेरे को बड़ा होकर 4 को संभालना, इज्जत करना है औरत की। तुम अगर बच्चे इसको 10 साल तक इसका एकदम कैसा दिमाग होता है जिसमें आप कुछ भी सिखाओ ये पकड़ लेते। 10 साल में अगर तुमने इसको सिखा दिया, परफेक्ट जेंटलमैन बना दिए, फिर किधर आ गए क्राइम? तो आपको ये सोच बदलनी है जो अपने हाथ में लड़के लोग, उसकी सोच बचपन से। गौसुल आजम दस्तगीर का कितना अच्छा किस्सा है, देखे नहीं? अपनी माँ की, उससे माँ की खिदमत करके कैसे बने, वली अल्लाह बन गए इतने बड़े। तरबियत कैसी माँ की थी ना, वो भी तो माँ ही थी। तो माँओं की मैं इन लोगों को कहती हूँ, औरतों को, कि अगर कहीं खोटे तो फिर आपकी तरबियत में खोटे। आप अपनी तरबियत को ध्यान दो, तो थोड़ा ये क्राइम तो चले जावे। कम से कम हम वो तो कर सकते हैं, क्योंकि मेंटलिटी जब तक नहीं बने तब तक तुम इसका तो कोई हल ही नहीं है मेरे लिए, समझती हूँ। इंसान की मेंटलिटी नहीं बदलो तभी तक तो बचपन से बदलना पड़ा। ये जब किसी के खून में आ गए तो उसको आप कैसा बदलेंगे? ये तो फिर ये दूसरा ये भी है कि थोड़ा पुलिस वगैरह को भी औरतों को थोड़ा वो देना चाहिए। देखो हम कंप्लेन करने को जाते हैं, लोग कितना ध्यान FIR नहीं लिखाते। औरतें भी थोड़ी झिझकती है चीज़ के लिए। फिर कोर्ट में जब भी केस जाते हैं तभी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से औरतों को सताया जाता है, किस तरीके से उन लोग को एग्जामिनेशन करे जाते हैं, जब भी जाते हैं तभी हॉस्पिटलों में। इससे थोड़े तो बेचारे आधे तक पका के पीछे हट जाती है औरतें। आधे से ज़्यादा औरतें तो एक क्राइम के बारे में रिपोर्ट ही नहीं करती है। और फिर रह गया छोटे बच्चियाँ रहती है, उन लोग का तो कैसे केस खराब होते हैं कि नहीं। हमारे रिश्तेदार ही कितने वक्तों तो कैसे होते हैं। इसके लिए मायों को बहुत अहम रोल है इस चीज़ के लिए कि उन लोग को पूरी तरीके से अपनी लड़कियों को संभालना। ये थे मिसेज रज़िया मोहम्मद अशरफ चश्मा वाला, जो महिलाओं के हर क्षेत्र में शिक्षा है, सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही हैं। ऐसी महिलाओं पर जमात को, समाज को, शहर को, सारे देश को, बल्कि दुनिया को गर्व होना चाहिए। और इनसे एक सबक मिलता है कि जो लोग खामोश बैठे हैं और शिकायतें करते हैं और फील्ड में आके काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक आदर्श है। आपने 1 to 1 स्कूप से बातचीत की, आपने मेमन दुनिया से बातचीत की, आपके हम शुक्रगुजार हैं। फिर किसी समय हम आपसे और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देखते रहिए। हमारा सेंटर का तो पूछा ही नहीं, कितने सेंटर मेरे चालू है? जी वो मेमनी में पूछेंगे क्या भी पूछ लेंगे। जी फिर किसी मुद्दे पे फिर आपसे और चर्चा करेंगे। सेंटर का तो बहुत है। मैं अभी आपसे बहुत सी मुद्दों पे बातचीत करनी है। आपसे बहुत बार हम आपसे अलग अलग इशू पे बातचीत करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है। आप देखते रहिए 1 to 1 स्कूप। फिर किसी खास शख्सियत के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा।